तो स्वागत है आपका दूसरे वीडियो में। और अभी हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमारा टॉपिक हुआ था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन जो है इससे मिलता जुलता जो शब्द है या इससे जो रिजेंबल करता हुआ शब्द है वो इसी में से दिख रहा है फ्रैक्शन, या फिर हम समझ सकते हैं कि फ्रैक्चर जो होता है, जैसे बोन फ्रैक्चर होता है, उसमें अगर कोई बोन है तो अगर इस तरह से है वो तो इस तरह से टूट चुकी है या इसमें कोई बेंड आ चुका है, तो उसको हम इससे जोड़ कर देख सकते हैं। तो ये जो फिनोमिनन है कुछ कुछ वैसे ही है जैसे बोन फ्रैक्चर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। सो जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन किया है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, या देख सकते हो, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। इसकी एक डायरेक्शन होती है लाइट की। लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 6th 7th या 9th 10th में कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। बट जब भी ये मीडियम चेंज करती है, पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो ये क्या करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। और ये तो हो गई रिफ्रैक्शन। अब और इसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहेंगे हम ये क्या होती है, तो यहाँ हम देखते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर कि इट इज अनदर फिनोमिनन एग्जिबिटेड बाय लाइट। लाइट जैसे रिफ्लेक्शन शो करती है, एक ही मीडियम पर आकर टकराती है, उसी मीडियम से वापस सेम मीडियम में लौट जाती है। जैसे मिरर पे होती है या मेटल पे होती है या कोई भी सरफेस है, अगर यहाँ पर भी लाइट गिर रही है तो वो सिर्फ येलो पार्ट या जो भी ये पार्ट दिख रहा है, कलर दिख रहा है, उस कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन में बहुत सारी सरफेस रहता है। तो जिस तरह से रिफ्लेक्शन एक फिनोमिनन है, उसी तरीके से रिफ्रैक्शन भी एक फिनोमिनन है। और इसको भी हम इस नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेज नेचर से। इसलिए हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं इसको। ये लाइट रे है, इसको बताने का क्या तरीका होता है, एक स्ट्रेट लाइन और एरो। ये इसको बताने का तरीका होता है। ये एरो आप यहाँ पर भी बना सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पर बनाया, या फिर यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब इसको डायग्राम में समझते हैं कि कैसे ये मीडियम होते हैं, कैसे ये रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। ये हम स्कीमेटिक डायग्राम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में तो नहीं है हमारे पास अभी, लेकिन ये मानते हैं कि दो अलग अलग मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। दो मीडियम अलग अलग है तो इनमें कुछ तो डिफरेंस हो गई, वो डिफरेंस बाद में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस हो गया इनमें। फिलहाल ये समझते हैं कि दो मीडियम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एयर है और सेकंड ग्लास है। ग्लास मीन्स नॉट द ग्लास ऑफ वाटर, बट ग्लास जो खिड़कियों में लगाते हैं या मोटी जो ग्लास शीट होती है वो ग्लास है यहाँ पर। तो हम मानते हैं कि लाइट रे इधर से आ रही है, ठीक है। तो ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन, जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है। बट क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये मीडियम की दो अलग अलग मीडियम की इंटरफेस बाउंड्री है, मीडियम 1 और मीडियम 2 की। ये जो बाउंड्री है ये सेपरेट कर रही है इस मीडियम और इस मीडियम को। तो इस बाउंड्री के ऊपर ही लाइट जो है अपना ओरिजिनल डायरेक्शन छोड़कर इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। ये हम अभी बहुत सिंपल लेके चल रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि इधर ही क्यों मुड़ रही है, उधर क्यों नहीं मुड़ रही, ये बात हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब आती है तो मुड़ गई। अब इसका रिवर्स केस लेके देखते हैं। मीडियम 2 से वो मीडियम 1 में जा रही है। अब कैसे हो रहा, मान लो इसी लाइट के सामने यहाँ पर मैंने मिरर रख दिया, प्लेन मिरर रख दिया, तो क्या होगा, लाइट जैसे इसके ऊपर गिरेगी वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। तो यहाँ से वो लाइट वापस लौट के जाती है। तो ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन होती है इस बार, जब वो इस मीडियम से आ रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आती है मीडियम चेंज हो जाता है, मीडियम 2 से मीडियम 1 हो जाता है इस बाउंड्री पर। जैसे ही मीडियम चेंज होगा ये मुड़ जाएगी उस तरफ। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर केस में बाहर की हो सकती है, बाहर की तरफ मुड़ रही है, अंदर की तरफ मुड़ रही है, या फिर ये कैसे पता करेंगे कि कोई बाहर मुड़ रही है, अंदर मुड़ रही है, या पास आ रही है, जा रही है। इसको बताने का एक तरीका होता है थ्योरी में बताने का। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल टू दी दिस सरफेस, नॉर्मल या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। इस सरफेस पर भी ये जो है लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, इसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं, इस लाइन को।
इस लाइन को नॉर्मल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइट रे है, ये रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है। इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ लाइट यहाँ से जा रही है, इसमें जा रही है, तो लाइट रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से दूर हट रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ जो प्रीवियस डायग्राम थे उनको डिटेल में, कि और इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप साइंस पढ़ो या आर्ट्स पढ़ो या कॉमर्स पढ़ो, लेकिन हर सब्जेक्ट में कुछ कॉमन चीज़ें चलती है उनको सीखने के लिए या उनकी अपने नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का दायरा बढ़ाने के लिए, कि उनमें जो टर्मिनोलॉजी काम में आती है वो टर्मिनोलॉजी पर हमारी कमांड होनी चाहिए कि उनमें कौन कौन से वर्ड्स काम में आ रहे हैं। उस सब्जेक्ट की अगर लैंग्वेज हमें आती हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो बुक का हो या इनफॉर्मल हमारी लाइफ का सब्जेक्ट हो, अगर वो उसकी टर्मिनोलॉजी हमें आती है, उसके जो वर्ड्स काम में आते हैं, उसमें टेक्निकल टर्म्स काम में आती है, वो हमें पता हो, तो हमारे लिए सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें उसकी लैंग्वेज आती है। अभी हमें ये नहीं पता होगा कि फुटबॉल में गोल पोस्ट क्या होता है, तो फुटबॉल खेलेंगे कहाँ से? ठीक है, तो सॉरी, ये हम मानते हैं लाइट रे, और हमने कहा था कि ये मीडियम 1 है, ये 2 है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो 2 टर्म आ रही है वो एक आएगी रेयर मीडियम और डेंस मीडियम। अब रेयर मीडियम और डेंस मीडियम का एग्जांपल लेते हैं हम, तो ये एक रिलेटिव टर्म होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मीडियम रेयर अकेले नहीं हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये कोई ग्लास है, जैसा हमने पिछले केस में लिया था डायग्राम में, यहाँ पर अगर ये ग्लास है तो इसके कंपैरिजन में रेयर मीडियम क्या हो सकते हैं? एयर या वाटर या ग्लिसरीन, इस तरह की चीजें इसके कंपैरिजन में रेयर मीडियम होगी। ठीक है, तो ये सेपरेटिंग बाउंड्री है दो अलग अलग मीडियम की, और ये पहली टर्म दो टर्मिनोलॉजी हो गई आपकी, रेयर मीडियम और डेंस मीडियम। ठीक है, रेयर जैसे हम कह सकते हैं डेजर्ट में जो फॉरेस्टेशन होता है वो रेयर होता है, और जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत डेंस होता है। ये वहां से भी हम लिंक करके जोड़ सकते हैं। ये जो लाइटें हैं, इसमें मैं आपको एरो बना के दिखा रहा हूँ, जैसे हम बताया था, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको नाम देते हैं हम ए ओ। ठीक है, तो ए ओ क्या है हमारे पास यहाँ पर? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब क्योंकि लाइट रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है, तो एक नेचुरल होता है ये कि जब भी लाइट रेयर टू डेंस मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ठीक है, तो ये तो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन हम कह रहे हैं कि रेयर टू डेंस में जाती है जब भी लाइट, से आप नोट भी डाल सकते हैं, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम rare to dense medium, it bends towards the normal। ये हमारे एक नोट की तरह हो जाएगा। तो ये तो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन है जिसमें ये आ रही थी, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर ये रेयर टू डेंस में आई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अभी हम बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेके चल रहे हैं इसको, कितना बेंड होगी वो सब मेजरमेंट की बात है। तो इस ए ओ को तो हमने बोला इंसिडेंट रे, इसको नाम देते हैं बी, इस पॉइंट को। तो ओ बी क्या है? क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो दो चीज हो गई। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक तो पहले ही देख चुके हैं, हम एक नॉर्मल है, इस नॉर्मल को नाम दे देते हैं एन डैश। तो एन डैश क्या है हमारे पास? यहाँ पर नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर ऑन दी इंटरफेस बाउंड्री, या फिर जो सेपरेटिंग बाउंड्री है दो मीडियम की, उस पर नॉर्मल है। ये इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअल में नहीं होती है। एक्चुअल में कोई भी मीडियम देखोगे आप तो वहां पर कोई बाउंड्री वगैरह, नॉर्मल वगैरह नहीं दिखाई देता आपको। अब यहाँ पर हम कुछ एंगल मेजर करते हैं, कुछ एंगल लिखते हैं। तो सबसे पहला जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल बनता है उसको हम लिखते हैं आई। ये आई क्या होता है? देखो, एंगल ए ओ एन, क्या है ये? एंगल आई।
इसको हम बोलते हैं, क्योंकि AO लाइट रे जो है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसलिए AON एंगल को बोलेंगे इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। उसी तरीके से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है, उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं R। सो एंगल N डैश O B इज एंगल R, जिसको हम लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है। तो ये टोटल 4 टर्मिनोलॉजी आपके पास नहीं है, ये तो नॉर्मल बता चुका हूँ मैं पिछले पार्ट में। ये 4 आपके पास नए हैं, ये आपने 10th में भी पढ़े हैं, कोई नई बात नहीं है आपके लिए इस तरह से, तो लेकिन फिर भी रिफ्रेश हो गया बाकी। अब जब लाइट रेयर टू डेंस में जा रही है तो हमने लिख दिया कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, मुड़ जाती है। ठीक है, इस तरह से यूं मुड़ जाती है। तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि ज्योमेट्री देख के हमें कोई चीज़ पता लग रही होगी। वो चीज़ क्या है कि जब भी लाइट रेयर टू डेंस में जाएगी तो एंगल I और एंगल R के बीच में कंपैरेटिव रिलेशन होगा। ठीक है, आपको मुझे बताना है कमेंट करके नीचे कि वो रिलेशन क्या होगा। ठीक है, वो इक्वल होंगे, I और R ग्रेटर होगा या लेस होगा। ऑप्शन 1 2 3 ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो आप लोग कमेंट करके बताना उसका आंसर क्या है उस केस में। हम लोग आगे चलते थोड़ा और। अब देखिए, कोई भी फिनोमिनन होती है, चाहे लाइट की हो, चाहे मोशन की हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे मैग्नेटिज्म की हो, हर फील्ड में कुछ ना कुछ लॉज होते हैं जो उस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज आफ्टर ऑल साइंस इज एवरीथिंग अबाउट नोइंग व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग। चाहे बोर्ड का ग्रीन दिखना हो, या ये चौक का वाइट दिखना हो, या मेरी आवाज़ का रिकॉर्ड होना हो, या मेरी आवाज़ का प्रोपोगेट होना हो, ये सब के पीछे कुछ ना कुछ कॉज होते हैं। उन चीज़ों को एक फिक्स पैटर्न में सेट करके हम लैंग्वेज के रूप में बताते हैं, जो कि सपोर्टेड होता है एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, तो उनको हम लॉज बोलते हैं। इसके भी कुछ लॉज हैं। इनके रिफ्रैक्शन के 2 लॉज होते हैं। एक तो होता है ये आपने 10th में पढ़े होंगे, बट क्योंकि यहाँ पर 12th में वापस बताना पड़ेगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो होते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। मान लीजिए बॉडी एक प्लेन है, तो लाइट इसी प्लेन में आ रही है, रिफ्रैक्ट होकर इसी प्लेन में जा रही है, और नॉर्मल भी इसी प्लेन में है। क्योंकि नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, तो ये तो आपको इसको ड्रॉ करना है तो ऑब्वियसली यही प्लेन होगा आपके पास ड्रॉ करने के लिए, वरना तो आप हवा में ड्रॉ कर नहीं सकते इसको। सो ये फर्स्ट लॉ है, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही पढ़ना है ऐसे। सेकंड क्या है, देखिए द रेशियो ऑफ साइंस, मैंने अंडरलाइन किया है। ये जो आप पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो, उसमें सबसे पहला रेशियो होता है साइन का। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ I and R means angle of incidence and angle of refraction is always a constant। मतलब ये जो एंगल I और R है यहाँ पर इस केस में या इस केस में, इसका साइन और R का भी साइन और इनका रेशियो, तो इस तरह से साइन I अपॉन साइन R, ये क्या होता है, हमेशा एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। ये सेकंड लॉ है इसका, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने इसको एक नाम भी दिया है, नाम भी पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं इसका नाम क्या होता है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल एक आदमी था, मतलब साइंटिस्ट था, ऐसे तो किसी को नाम नहीं दिया जाएगा। तो स्नेल्स लॉ बोलते हैं आप इसको, आपने 10th में इसको पढ़ा हुआ है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इस कांस्टेंट का जो भी मतलब होता है उसका इन मीडियम से क्या लेना देना होता है, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये रेशियो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या निकलता है थ्योरी में, वो समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पर 2 अलग अलग केसेस लिए हैं सेम, ये भी मीडियम और ये मीडियम जो है दोनों सेम है, 1 और 1 अलग मीडियम नहीं है, 2 और 2 अलग मीडियम नहीं है। तो बट डिफरेंट क्या है, यहाँ का I और यहाँ का I अलग अलग है।
यहाँ तो यहाँ की आर और यहाँ का आर भी आपस में अलग अलग होगी, लेकिन फिर भी क्या होगा इस केस में साइन आई अपॉन साइन आर करने पर, अगर मान लीजिए आपके पास एक्स आता है और इस केस में भी अगर आप साइन आई अपॉन साइन आर करोगे और आपके पास वाई आता है, तो ये जो सेकंड लॉ बोल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये होगा सीधा सीधा कि एक्स एंड वाई आर इक्वल, ये मतलब, ठीक है। तो ये सारा था आज की क्लास में, इस सेक्शन में इन जो जितना भी मैंने लिखा है इन सबको आपको चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इस सेक्शन के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।